वे भी बचपन में सोचते थे रूबियों के पेड़ के बारे में। वे भी बचपन में सोचते थे रूबियों के पेड़ के बारे में। कभी कभी रूबियों की बारिश का ख्याल भी आता था मन में। अब महीने की पहली तारीख को एटीएम की बरसात से उठा कर लाते हैं। बचते बचाते कुछ कुछ लजाते अपने हिस्से की खुशी और अलग अलग लिफाफों में रखा जाता है दूध, सब्जी और किराने का हिसाब। जब तक एकदम जरूरी ना हो वे नहीं बैठना चाहते ऑटो या टैक्सी में। सोचते हैं जो भी बचेगा जुटेगा घर में। आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको, लेकिन अब जब बात चल निकली है तब बताना ही उचित है। लेकिन जब बात चल निकली है तब बताना ही उचित है, और ईमानदारी भी, कि बिल्कुल मिलता जुलता सा था सच्चिदानंद का और मेरा बचपन। वैसे आपका भी कुछ अलग नहीं था हमसे, वैसे आपका भी कुछ अलग नहीं था हमसे। कभी दुख पहचानने की मशीन बने तो सच आंक लीजिएगा मेरे कहे का 100%। और आज सब्जी खरीदते हुए मिल जाए सच्चिदानंद तो अकबकाइएगा नहीं, भावुक होकर भोकार मारकर रोने मत लगिएगा। चलिए अब परेशान नहीं करूंगा, वैसे ही हैं आप बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ वे कोई और नहीं बल्कि इस महादेश की भीड़ में गुम आपके जुड़वा भाई हैं। और इसीलिए आप दोनों के प्रति सरकार का रवैया एक सा है। वह न उनके बारे में सोचती है न आपके। और अब मुझे ही क्यों छोड़िएगा, कभी समय निकाल कर जरूर मिलिएगा। मैं भी तो भाई हूं आपका, बिल्कुल आप सा सरकार की नजर में। जरूर जाऊंगा कलकत्ता। सुनाता हूं। अभी कितनी दूर है कलकत्ता, वही कलकत्ता जहां पहुंचे थे अपने मिर्जा गालिब और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर। मैंने कितनी बार दोहराया है वह शेर किसी सबक की तरह, जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह का रास्ता ऐसा है। वहां सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहां सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहां सवाल एक नई रोशनी का है। गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक अदना सा कवि जा रहा हूँ कलकत्ता। मन में गहरी बेचैनी है, इधर बदल गए हैं हमारे शहर। वहाँ अदृश्य हो रहे हैं आत्मा के वृक्ष। अब कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह विस्मरण का समय है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। हमारे शहर बदल गए हैं, कलकत्ता भी बदल गया होगा, पर अभी कितनी दूर है वह। बैठे बैठे पिला रही है कमर, बढ़ती जा रही है हसरत। कितना समय लगा होगा गालिब को वहां पहुंचने में। महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनके लिए कलकत्ता महज एक शहर नहीं था, उनकी यात्रा किसी सैलानी की यात्रा न थी। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को, उसके भीतर बहती अजस्र कविता को। मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को, जिस पर समय से वो हाथ करता कुछ पल सुस्ताने के लिए बैठा होगा। हमारी कविता का मस्तक रेखते का वह उस्ताद। मैं जी भर देखना चाहता हूँ कलकत्ता, इसलिए चाहे जितना पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं देती, जरूर लौटूंगा। सोच रहे सुना बंद करूं? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा क्या है, आप लोग थक गए हैं? ऐसी बात नहीं है, हम थके नहीं है। आप कंटिन्यू कर सुनिए, आखिर में सुनिए, फिर जो कविताएं सुना
क्या प्रेम कविताएं सुनेंगे आप? प्रेम कविता बिल्कुल। सब बालक हैं। उसी की कमी है, इसलिए उदासी चल चुकी है। सुनाता हूँ। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती। जहां भी करोगी विश्राम बैठकर वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ कितना भी बचकर जाओ चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। वाह। एक और प्रेम कविता सुनाता हूँ आप लोगों को अगर मिल जाए इसमें। रुकना और छोटी सी कविता। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता। तुम रुकती तो जीवन आकाश हो। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता। तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ और दिखाई देता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं सिर्फ और दिखाई देता। लोग थक जाते ताकते ताकते खुशियों का जलध विशाल दिखता। हंसी का उल्लास दिखता। पर न समय रुका न तुम। पर न समय रुका न तुम। बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर मंजूरी में जल संभाले। बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर। प्रेम कविताओं के मेरे दो संग्रह हैं सर, तो उसी में से जो आप लोगों के लिए सुना देंगे और तो आप लोगों को सुना देते हैं। जो युवा हैं उनको क्रांति के साथ प्रेम की कविता तो सुननी ही चाहिए। विदा। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूँ वह शहर जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। बस की प्रतीक्षा में खड़ा छोड़ रहा हूँ वह शहर जो मेरी सांसों में तुम्हारी तरह रहा है। जब तुम नहीं फिर मैं कहाँ? कौन पहचानेगा मुझे तुम्हारी नजर लेकर? इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूँ। इतने वर्ष शहर में नहीं तुम्हारी आंख में रहा हूँ मैं। जब तुम नहीं फिर मैं कहाँ? दो प्रेम कविताएं और उसके बाद एक फुनचिलेश करता हूं। तुम जब चाहो। तुम ठीक जानती हो लोग सच नहीं कहते। भला दिल्ली कहाँ दूर है? दिल्ली और तुम्हारे शहर में बस एक रात का फासला है। तुम ठीक जानती हो लोग सच नहीं कहते। भला दिल्ली कहाँ दूर है? दिल्ली और तुम्हारे शहर में बस एक रात का फासला है। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को निहार सकते हैं। तो लेना चाहे अगर तो ले महज उंगलियां नहीं। पूरा का पूरा प्यार। कार्तिक हो उन दिनों तब कार्तिक का घाम। जेठ हो अगर तब जेठ की छां। आषाढ़ हो तब दिन का भीगापन। जो भी न हो ठोस मिलकर महसूस सकते हैं ठोस की तरह जैसे बाहों में जीवन। जो भी न हो ठोस मिलकर महसूस सकते हैं ठोस की तरह जैसे बाहों में जीवन। यह जानकर भी कि महज दो बाहों में जीवन नहीं होता। जीवन चार आंखों से देखा गया एक सपना। 20 उंगलियों से तराशी हुई एक तस्वीर। 4 पैरों से चली हुई दूरी। बिन बोले 4 अधरों का कंपन। बिन कहे एक दूजे के लिए बटोरा ऑक्सीजन है।
जीवन एक दूसरे में घुल जाना है, इस तरह घुल जाना कि असंभव हो जाए अलगाना। तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो हम मिल सकते हैं। तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो हम मिल सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, झांक सकते हैं एक दूसरे की पुतलियों में, यह सोचते हुए कि पुतलियों में झांकना मन में झांकना है, कि पुतलियों में झांकना मन में झांकना है, कि भीतर का सच पुतलियों में अटका होता है। तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं और अटकी हुई चीजों को निकाल कर जीवन संवार सकते हैं। कविताएं आप लोगों की दिल का जो मैं था तब की हैं। कविताएं नहीं बूढ़ी होती, कभी बूढ़े हो जाते हैं। कविताएं तो वैसे ही रह जाती हैं। तुम कहाँ हो सुलेखा, सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी जोह रहा है किसी की बाट। तुम कहाँ हो सुलेखा, चिड़ियों की आंख में चमक रही है सांझ। तुम कहाँ हो सुलेखा, दिन भर का थका हारा सूर्य घरौंदे की खोज में भटकते भटकते चला गया है किसी गुफा में। ढलान से दूर, बहुत दूर बिजली की रोशनी में टिमटिमाता है शहर। तुम कहाँ हो सुलेखा, गांव के दक्षिण नगाड़े पर देता है कोई मधुर थाप। गांव के बीचों बीच एक आंगन में नृत्य करती है एक युवती। तुम कहाँ हो सुलेखा, जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता। जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता। शहर की दोपहरी में खाली हैं बसें। तुम कहाँ हो सुलेखा, जीवन रण में दर बदर भटकता है मृग नयन मन। तुम कहाँ हो सुलेखा। सोचिए, और जैसा मैंने जिक्र किया, ये सोहर पर आधारित है ये गीत। सोहर बीच कविता का जो बीच का हिस्सा है वो एक तरह से सोहर को ही अपने ढंग से मैंने ढाला, आगे पीछे होता है। सोचिए, एक सोहर सुनने के बाद, बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिड़ै। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिड़ै की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया। पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। सास कहने लगी बांझ, ननद कहने लगी वज्रवासिनी। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिड़ै बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै बहुत उदास हुई, फिर क्या करती। गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने थका कर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई।
कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो मां रहने के लिए। मां ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। मायका में विवाह के बाद नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी मेरी बहू बात होगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब सोचिए क्या, अब सोच रही क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो मां, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारे गुरु के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में हुआ यह कि हर ओर से निराश सोनचिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर प्यास से बेहाल एक युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोनचिरई को देखा। सोनचिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोनचिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोनचिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। सोनचिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। और उसके साथ पूरी उम्र जी कर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा। सोनचिरई 8 बेटों की मां थी। सोनचिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। बहुत आभार आप सबका। आनंद जी, सभी साथी जो बैठे हैं, ऋषि जी, वेद जी, परम जी, और आपके विभाग के सभी साथी और विद्यार्थी, आप सबका आभार। आप सबने मुझे याद किया, इतने धैर्य से सुना। बहुत